नमस्कार। आज हम सरकार के एक बहुत ही अहम हिस्से कार्यपालिका पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, न्यायपालिका और ये कार्यपालिका, जो कानूनों को लागू करती है। और संविधान इनके बीच एक संतुलन बनाता है। बिल्कुल। तो आज देखेंगे ये कार्यपालिका क्या बला है, दुनिया में कैसी-कैसी होती हैं और अपने भारत में ये संसदीय व्यवस्था कैसे काम करती है। हमने इसके लिए एनसीईआरटी और एक यूट्यूब लेक्चर देखा है। अच्छा, तो कार्यपालिका मतलब कौन लोग? सिर्फ मिनिस्टर्स? नहीं, इसमें 2 हिस्से हैं मोटे तौर पे। एक है राजनीतिक कार्यपालिका, मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री लोग, ये नीतियां बनाते हैं। ये तो बदलते रहते हैं चुनाव के साथ। अस्थाई? हाँ, अस्थायी। और दूसरी है स्थायी कार्यपालिका, हमारी नौकरशाही, मतलब आईएएस, आईपीएस अफसर। सिविल सेवक? हाँ, सिविल सेवक। ये रोज का काम देखते हैं, नीतियों को लागू करते हैं, ये परमानेंट होते हैं। अच्छा, तो एक तरह से एक सोचने वाला दिमाग और दूसरा काम करने वाले हाथ। पर ये सिस्टम दुनिया में हर जगह एक जैसा है क्या? जैसे अमेरिका में तो सुना है अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। वहाँ प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी। सब कुछ वही। हाँ, सारी असली ताकत उसी के पास। और वो सीधे कांग्रेस, मतलब वहाँ की संसद, के प्रति जवाबदेह नहीं होता। काफी पावरफुल पोस्ट है। और हमारे यहाँ भारत में या ब्रिटेन में? यहाँ संसदीय सिस्टम है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति या राजा रानी तो बस नाम मात्र के प्रमुख हैं। औपचारिक? बिल्कुल। असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है। और सबसे जरूरी, ये लोग लोकसभा, मतलब जनता के चुने सदन, को जवाबदेह हैं। एक और सिस्टम भी है शायद, फ्रांस या रूस वाला, जहाँ दोनों होते हैं, राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री भी। हाँ, उसे कहते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक, सेमी प्रेसिडेंशियल। इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं। अक्सर प्रेसिडेंट के पास भी काफी जरूरी पावर्स होती हैं, खासकर विदेश नीति वगैरह में। अच्छा। और ये बड़ा दिलचस्प है कि फ्रांस और भारत दोनों जगह प्रधानमंत्री हैं, पर फ्रांस में राष्ट्रपति ज्यादा ताकतवर हो सकता है। खासकर अगर दोनों अलग-अलग पार्टी के हो ना, तो टकराव भी हो जाता है। समझ गए। तो ये तो हुई दुनिया भर की बात, पर हमारे यहाँ ये संसदीय प्रणाली ही क्यों चुनी गई? प्रेसिडेंट वाली क्यों नहीं अपना ली? इसके पीछे सोच थी। एक तो हमें इसका थोड़ा अनुभव था। 1919 और 1935 के एक्ट्स में कुछ ऐसी व्यवस्था थी। अच्छा, पहले से जान पहचान थी थोड़ी। हाँ, और दूसरा, सबसे बड़ा कारण, हमारे नेता एक ऐसी सरकार चाहते थे जो जनता और संसद के प्रति जवाबदेह हो, कंट्रोल में रहे। मतलब कार्यपालिका पर विधायिका का अंकुश रहे। बिल्कुल। और एक डर ये भी था, जिसे व्यक्ति पूजा का खतरा कहा गया। कि कहीं एक ही आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। हाँ, वही कि सारी ताकत एक व्यक्ति, मतलब राष्ट्रपति, में सिमट न जाए। वो शक्ति का बंटवारा चाहते थे। ठीक है, अब जरा भारत की कार्यपालिका में अंदर चलते हैं। राष्ट्रपति से शुरू करें। उन्हें तो औपचारिक प्रमुख कहते हैं। हाँ, राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख हैं। चुनाव भी सीधे नहीं होता, हमारे चुने हुए सांसद और विधायक चुनते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन। हाँ, और संविधान का अनुच्छेद 74 एक साफ कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है। तो क्या वो बस नाम के हैं, रबर स्टैंप, या कुछ अपनी मर्जी भी चलती है? नहीं, पूरी तरह रबर स्टैंप नहीं कह सकते। वो चाहे तो कैबिनेट की सलाह को एक बार वापस भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए। अच्छा। हाँ, पर अगर दोबारा वही सलाह आ गई, तब तो माननी पड़ेगी। पंडित नेहरू ने बड़ा अच्छा कहा था कि राष्ट्रपति ना तो शासक है, ना सिर्फ नाम का प्रमुख, बल्कि एक महान संवैधानिक प्रधान है, और उनके पास कुछ खास अधिकार भी हैं। विशेषाधिकार जैसे कि? जैसे वो प्रधानमंत्री से सरकार के कामकाज की कोई भी जानकारी मांग सकते हैं, या किसी बिल पर, मतलब विधेयक पर, अपनी सहमति देने में देरी कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। हाँ, मनी बिल पर नहीं। अच्छा। इसी से जुड़ा है वो पॉकेट वीटो। याद है 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। हाँ। उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर ना हाँ कहा ना, बस अपनी जेब में रख लिया। वो बिल कानून बन ही नहीं पाया। अरे हाँ, वो तो बड़ा मशहूर किस्सा है। ये एक उदाहरण है कि राष्ट्रपति का भी अपना असर हो सकता है। और एक और बड़ी पावर है, जब चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत न मिले, तब किसे प्रधानमंत्री बनाना है, ये फैसला लेना, ये गठबंधन के दौर में बहुत अहम हो गया। सही बात है। अब आते हैं असली पावर सेंटर पर, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। बिल्कुल, सरकार का असली मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है। लोकसभा में जिसे बहुमत मिला हो, उस दल का नेता। वही मंत्री चुनते हैं, मंत्रालय देते हैं। हाँ, पर सबसे जरूरी चीज है सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामूहिक उत्तरदायित्व,
ये सुनने में भारी लगता है, इसका मतलब क्या है असल में? मतलब ये कि पूरी कैबिनेट, सारे मंत्री एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया ना, तो पूरी सरकार को, पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अरे, मतलब एक की गलती सबकी सजा। हाँ, कहावत है ना, सब साथ तैरते हैं और साथ डूबते हैं। इसीलिए अगर कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से सहमत नहीं है तो या तो चुपचाप साथ दे दे या इस्तीफा दे दे। अच्छा, और ये भी सुना था कि अब मंत्री कितने भी नहीं बना सकते। हाँ, वो 91वां संशोधन हुआ था 2003 में। उसके हिसाब से मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, ताकि बहुत बड़ी जंबो कैबिनेट ना बने। बिल्कुल। वैसे गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री को थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है, सबको साथ लेकर एक तरह से मध्यस्थ जैसा रोल हो जाता है। फुल मेजॉरिटी में तो पावर ज्यादा रहती है। और आखिर में वो फौज जो जमीन पर काम करती है, स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। हाँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, IAS, IPS और बाकी सब सिविल सेवक, इनका काम है नीतियों को लागू करना, और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये न्यूट्रल रहें, मतलब राजनीतिक रूप से तटस्थ, किसी पार्टी का पक्ष न ले। हाँ, इनकी भर्ती मेरिट पर होती है, UPSC या स्टेट PSC के जरिए, और इसमें आरक्षण भी है ताकि समाज के सभी वर्गों, SC, ST, OBC, EWS, महिलाओं को मौका मिले। और ये अखिल भारतीय सेवाएं, IAS, IPS, इनका क्या खास है? ये हैं तो केंद्र सरकार के अफसर, भर्ती केंद्र करता है पर काम राज्यों में करते हैं, राज्यों के कैडर में, लेकिन कंट्रोल केंद्र का रहता है। ये एक तरह से देश की एकता और राज्यों पर केंद्र के असर का प्रतीक हैं। ये नौकरशाही है तो बहुत शक्तिशाली, पर असली चुनौती तो शायद इनको जनता के लिए जवाबदेह बनाना है ना? बिल्कुल सही कहा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। सूचना का अधिकार, मतलब RTI जैसे कानून इसी कोशिश का हिस्सा हैं, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए। पर यह काफी नहीं है। संस्था कोशिश करती है कि विधायिका के जरिए इस पर एक लोकतांत्रिक कंट्रोल बना रहे। इसमें राष्ट्रपति की अपनी जगह है, प्रधानमंत्री असली लीडर है और नौकरशाही जमीनी काम करती है। एकदम सही। और यहीं से वो सवाल उठता है जिस पर शायद सोचना चाहिए कि ये जो इतनी बड़ी और शक्तिशाली नौकरशाही है और जिस पर राजनीतिक असर की भी बात होती है, तो RTI जैसे उपायों से आगे बढ़कर इसे सच में आम आदमी के प्रति और ज्यादा संवेदनशील और जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है? इस सवाल के साथ ही आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।